नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है। लेक्चर्स तो फर्स्ट आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर्स में हमने आवेश के प्रकार, आवेश किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार से किया जाता है, इन चीजों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले चार्ज को हम देख लेते हैं कि चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से मतलब है चार्ज एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है अदिश राशि के बारे में कि अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनका क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। आपने पढ़ा है दिशा जिनकी नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल इनके पढ़े हैं, दूरी, चाल, द्रव्यमान, विद्युत धारा। इसको इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे विद्युत धारा को। ये सभी जो हैं वो आपकी अदिश राशि है। इसी प्रकार से चार्ज भी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। जैसे द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब योग से है। योज्यता का मतलब किससे है? योग से। जैसे एक सिंपल है, यदि एक बॉक्स है, इसमें एक 5 केजी का, एक 2 केजी का, एक 1 केजी का वेट रखा हुआ है। तो बताइए इस बॉक्स में कुल कितना वेट रखा हुआ है? तो आप तुरंत बता दोगे 5 + 2 + 1 कितना हो गया? 8 केजी का वेट है इसमें, द्रव्यमान है इसमें। इसी प्रकार से यदि किसी एक निकाय है, कोई भी निकाय, इस बंद निकाय में Q1 बराबर हो -2 कूलम, Q2 बराबर हो +3 कूलम और Q3 बराबर हो +5 कूलम। तो आप बता सकते हो कि इस निकाय में कुल कितना चार्ज है। तो आप बताओगे कैपिटल Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। तो कितना आ जाएगा? 5 कूलम +3 कूलम +-2 कूलम। तो कितना आ जाएगा आपका? 6 कूलम। तो इस निकाय का कितना आवेश है? इस निकाय में 6 कूलम आवेश है। तो इसे कहते हैं आवेशों की योज्यता का नियम। कहते हैं कि किसी निकाय में आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले हमने फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को रब किया जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है।
जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। ये चीज हमने पढ़ी थी। लेकिन जब हमने इसके बारे में प्रैक्टिकल किया, इस प्रयोग को और जाना, तो हमने देखा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूसरी वस्तु पे जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उस पे धनावेश आया है पहली वस्तु पे, दूसरी वस्तु पर भी उतना ही ऋणावेश आया है। तो दोनों को ऐड करोगे, जैसे उसमें +2 चार्ज आया है, इस पे -2 चार्ज आ जाए, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 चार्ज हो जाएगा। जो रब करने से पूर्व भी 0 था और रब करने के बाद भी 0 है। तो एक जनरल एग्जांपल ये है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसका एक एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। जब इन दोनों को पास लाया जाता है तो परिणाम स्वरूप हमें आवेश रहित विकिरण मिलती हैं। आवेश रहित विकिरण क्या प्राप्त होती है हमें? आवेश रहित विकिरण प्राप्त होती हैं जिन पर आवेश 0 होता है। ठीक है, इस तरफ देख लेते हैं। इस पर -1 चार्ज, इस पर +1 चार्ज, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। यहां भी Q बराबर कितना है? 0 है। तो रिएक्शन से पूर्व और रिएक्शन के बाद आवेश 0 है तो आवेश संरक्षण के नियम की क्या हो रही है? पालना हो रही है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेसन नंबर 15 में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव 6। रेडियो एक्टिव 6, ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 11th क्लास में, रेडियो एक्टिव तत्व। जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होता है वे सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। जिसमें एक है यूरेनियम 92, यूरेनियम 234। ये रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? अस्थायी तत्व होते हैं और स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने में से अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ये स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अपने में से अल्फा कण को उत्सर्जित करता है, अल्फा कण निकाल देता है, तो ये बन जाता है 90 थोरियम 238, 234 प्लस एक बनता है जो उत्सर्जित होता है हीलियम, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कण, जिसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कण कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव 6 में अगर हम देखें आवेश संरक्षण को, तो यहाँ 6 होने से पूर्व आवेश है 92 और 6 होने के बाद यहां पर भी आवेश है 92 कूलम। यानी क्या हुआ? आवेश संरक्षित है। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। यहां पर एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यदि बेरिलियम के परमाणुओं पर अल्फा कणों की बौछारें कराएं तो हमारे पास क्या बनता है? 6C12 प्लस 0N1, यानी न्यूट्रॉन की खोज इसी समीकरण के आधार पर हुई थी। यहां पर अगर हम चार्ज देखें 4 + 2 6, यहां पे हम चार्ज देखें 6 + 0 = 6। यहां पे भी किसका संरक्षण हो रहा है? आवेश का संरक्षण हो रहा है। तो आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश कैसी राशि है? संरक्षित राशि है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है आवेश की निश्चलता।
निश्चरता, आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता को समझने के लिए हम पहले द्रव्यमान को समझते हैं। एक पॉइंट है या एक बिंदु है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m नॉट है, ये b वेग से गति कर रहा है और वेग यदि बहुत अधिक हो तो इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन इस फॉर्मूले के अनुसार होता है, जहां m नॉट इसका प्रारंभिक द्रव्यमान है, वेग में वृद्धि होती जाएगी, द्रव्यमान में परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, वेग में जैसे वेग में वृद्धि होती जाएगी, द्रव्यमान में क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन यदि किसी वस्तु पर q आवेश है और वो v वेग से वृद्धि कर रहा है, यदि किसी वस्तु पर q आवेश है और अगर वो v वेग से वृद्धि कर रहा है तो इस आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट्स ऑल। यानी आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश जिसको हम बोलते हैं Q/m, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, उस पर आवेश Q है, तो उसका रेशो Q/m विशिष्ट आवेश कहलाता है। इसका मान वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, ये हो गई आवेश की निश्चरता। लास्ट और इसका इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज वो है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। हमने देखा कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 7/5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ऐसा नहीं होगा। यानी जब किसी वस्तु पर आवेश ट्रांसफर होता है तो वह पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। तो इसी में एक लाइन में हम बोलेंगे, एक लाइन में लिख लेंगे, ये मोस्ट टॉपिक्स है, कभी कभी एक नंबर का पूछा भी जाता है, आवेश का क्वांटीकरण। किसी वस्तु पर आवेश का मान, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अगर इसको गणितीय रूप में लिखेंगे, गणितीय रूप में Q बराबर किसी वस्तु पर आवेश है वो Ne होगा। क्या होगा? Ne होगा, जहां पे E क्या है, यहाँ पे मूल आवेश है। दूसरा नाम है इसका क्वांटम आवेश है, क्वांटा आवेश। इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है। n क्या है? पूर्ण संख्या। n क्या है? आपकी पूर्ण संख्या है। तो ये मोस्ट है टॉपिक्स। किसी वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। या किसी वस्तु पर जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है तो आवेश या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होंगे या 4 होंगे। कभी भी आवेश 2.5, 3.5 ऐसे ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, इसको हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं।
अगर हम एक न्यूमेरिकल्स करें, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न, पहला आंकिक प्रश्न है, किसी वस्तु को एक कूलाम आवेश से धनावेशित, एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे। ठीक है, अब निष्कासित का मतलब निकल रहे हैं, तभी तो वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। अब एक कूलाम से आवेशित करने के लिए, धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन से निकालने पड़ेंगे। तो हमने अभी एक टॉपिक्स आवेश का क्वांटिफिकेशन पढ़ा है, Q बराबर Ne, यानी हमें निकालने इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। Q कितना दिया हुआ है, एक कूलाम, तो 1 बराबर Ne, हमें N की वैल्यू निकालनी है 1/E। 1/E की वैल्यू मैंने अभी आपको बता दी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा, एक 0 यहां से ले लेंगे, 100/16 × 10⁻18। तो यहां से क्या जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, और इतने इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत संभव नहीं। तो हम कह सकते हैं, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालना संभव नहीं, यानी एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी राशि है। एक कूलाम आवेश आपको दिखता है कि वो छोटी राशि है, एक कूलाम आवेश बहुत बड़ी राशि है। तो हम बहुत बड़ी राशि का उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए इसके लिए हमने क्या किया, कुछ अन्य मात्रक बना दिए, अन्य मात्रक। और वो मात्रक क्या है, मिली, जिसको हम सिंबल m से प्रदर्शित करते हैं 10⁻³ माइक्रो, जिसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं 10⁻⁶, नैनो n से प्रदर्शित करते हैं 10⁻⁹, पिको p से प्रदर्शित करते हैं 10⁻12, और हेप्टो या फर्मी लिख दो, फर्मी f 10⁻15। जैसे 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को कैसे लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम। 1 माइक्रोकूलाम तो कैसे लिखेंगे, 10⁻⁶ कूलाम। छोटी क्वांटिटी के लिए 1 नैनोकूलाम तो कैसे लिखेंगे, 10⁻⁹ कूलाम। 1 नैनोग्राम 10⁻⁹ ग्राम। तो हमने ये यूनिट हम सिंबल में लेते हैं, क्योंकि एक कूलाम जो आवेश है वो बहुत बड़ी राशि है। ठीक है, क्योंकि एक कूलाम से किसी वस्तु को आवेशित करना है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, और इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालना संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश, किसी वस्तु को एक कूलाम आवेशित करना है तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। आज हम सबसे मोस्ट टॉपिक्स कूलाम का नियम, कूलाम एक फ्रांस के वैज्ञानिक है जिन्होंने 1785 में एक नियम दिया था आवेशों के संदर्भ में।
आवेशों के संदर्भ में हमने देखा था कि जब दो आवेश Q1 और Q2 जब ये प्लस प्लस के हों, एक दूसरे के पास रखे हो, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। और यदि यही आवेश एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। कूलॉम नामक वैज्ञानिक देख रहे थे कि जब दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, अगर सजातीय आवेश हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, और यदि ये विजातीय आवेश हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, तो इनके मध्य में कोई ना कोई फोर्स कार्य कर रहा है, क्योंकि ये इसको इस तरफ फोर्स करेगा, मतलब इसको इस तरफ धक्का देगा, ये इसको इस तरफ देगा, तभी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित होंगे। तो प्रतिकर्षित होंगे या आकर्षित होंगे तो ये बिना फोर्स के हो नहीं सकते। तो जो इनके मध्य में फोर्स कार्य कर रहा है, इस फोर्स को कूलॉम ने बोला विद्युत बल। कूलॉम ने क्या बोला इसको, विद्युत बल, जिसको हम कूलॉम बल भी कहते हैं। कूलॉम बल, जिसको हम क्या कहते हैं, कूलॉम। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाले बलों के संदर्भ में कूलॉम ने अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसको हम कूलॉम का नियम कहते हैं। इसका जो कथन है वो क्या है, वो आप नोट कर सकते हो। दो आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित हों, ठीक है, दो आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट, ये इसका कथन है। जब दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो उनके मध्य में लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे दो आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके मध्य की दूरी r है, ठीक है। ये प्लस का प्लस प्लस के भी हो सकते हैं, ये माइनस माइनस के भी हो सकते हैं, ये प्लस का भी माइनस का भी हो सकता है। जैसी इनकी प्रकृति होगी उसी प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हम लोग केवल बल की बात कर रहे हैं, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो। तो इन दोनों के मध्य में लगने वाला बल समानुपाती है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यानी Q1 Q2। याद रखना है, केवल क्या लेना है, परिमाण। ये प्लस का है, ये माइनस का हो, ये चाहे माइनस का हो, ये चाहे प्लस का हो, चाहे दोनों माइनस के हो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल क्या बोल लिया, परिमाण। तो F समानुपाती Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, ये r²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू आती है Q1 Q2 अपॉन r²। ये जो K है, ये K जो है वो समानुपाती नियतांक है,
समानुपाती नेता, और वो भी कितना, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक समानुपाती नेतांक है जिसका मान होता है k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको अभी बताएंगे। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अगर यहाँ रखते हैं हम 4 और पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेके ये वैल्यू रख के, तो लगभग के का मान जो अप्रोक्सीमेटली आता है वो आता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो आपको के का मान ये याद रखना है, क्योंकि ये वाला मान न्यूमेरिकल्स में भी काम में आएगा। ठीक है, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन 0, जिसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान क्या होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कूलम का नियम हुआ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। एप्सिलॉन 0 जो है वो है निर्वात। यदि Q1 और Q2 के मध्य में, इन दोनों के मध्य में कुछ नहीं हो, केवल निर्वात हो, तब जो फोर्स लगेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निर्वात के लिए। ठीक है, अगर इसके बीच में हम कोई माध्यम रख दें, क्या रखते हैं, माध्यम Q1 Q2, और इनके बीच में हमने रख दिया, या इन दोनों आवेशों को हमने किस में रख दिया, माध्यम में रख दिया, तब फोर्स क्या होगा, F मीडियम यानी माध्यम में। ठीक है, इस एप्सिलॉन 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। दूसरा नाम जो है इसका वो है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, याद रखना है आपको। यदि Q1 और Q2 के मध्य में निर्वात है तब क्या फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, और जब इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दिया जाता है तो फोर्स ये लगेगा। ठीक है, जहां एप्सिलॉन, इसको खाली एप्सिलॉन बोलेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता है, या इसको बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल इस टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।